स्टार्ट। चलिए तो आज की क्लास हमारी अमीन्स के ऊपर रहेगी। ओके एवरीबॉडी। तो अमीन्स के हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे। प्लीज अपने और भी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ 32-33 स्टूडेंट्स ही ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, सर्दी का टाइम है, तो शायद अभी जागे भी ना हो स्टूडेंट्स। और इतने ही रहेंगे तो हम लोग इतने से क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आपको स्क्रीन विजिबल है सबको? प्लीज कंफर्म करिए एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So today we are going to start the new chapter, important questions, that is amines, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन होते हैं। तो आज हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। अपने पास अपने नोट्स सामने रखें, सो दैट कि हमें प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ के आंसर्स वगैरह देने में, और तुरंत उनको चेक करिए। मैं साथ के साथ कंसेप्ट्स को भी एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, तो उनको चेक भी करते हुए चलेंगे सर। हर क्वेश्चंस के लिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि हर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको अराउंड एंड अराउंड 10 से 12 सेकंड दूंगा, और आप लोग मुझे इसके आंसर दीजिएगा सर। ठीक है। आज स्क्रीन पर नहीं हो पा रही है क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी सी लो आ रही थी, इसलिए। और आई थिंक ये भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। इस तरीके से भी तो ये भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से किसी को इशू तो नहीं है? उसमें थोड़ा सा विजिबिलिटी का भी इशू आता है। इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू? Yes, Sir. sir. ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखते हैं कौन सा है सर। पहला क्वेश्चन है सर कि आपके सामने एक IUPAC नेम दे रखा है, दैट इज CH3 CS2 CS2 and CH3 C2H5। तो उसको बना लेते हैं पहले हम लोग। CH3 CH2 फिर कह रहा है इससे CH3 भी जुड़ा हुआ है, आफ्टर दैट C2H5। तो ये तो एक कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये टर्शरी अमीन है। यस और नो गाइस? दिस इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग कि सर ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें ये पता चल गया कि ये टर्शरी अमीन है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है सर, राइट? तो इसमें मैंने आपको बताया था, इसका जो नेम होता है, टर्शरी का नेम जो होता है, वो होता है एन एल्काइल। एन एल्काइल, जब सारे फंक्शन एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। एल्केनामाइन, ये नेम होता है सर इसका। इसको जरा समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्या है। मैंने आपको बताया था एल्केनामाइन में जो भी एल्क आता है, वो एल्काइल चेन, एल्काइल ग्रुप आएगा जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन चेन ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं सर? 3 है। यानी कि एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि सर यहाँ 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन, तो प्रोपेनामाइन तो होगा ही है। तो दैट इज प्रोपेनामाइन। ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि सर एक तो इथाइल बच रहा है और एक मिथाइल बच रहा है। तो हम जानते हैं अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है। इथाइल विल कम फर्स्ट एज कंपेयर टू द मिथाइल, बिकॉज ई विल कम फर्स्ट एज कंपेयर टू एम। तो क्या नाम हो जाएगा? एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। तो देखते हैं ये ऑप्शन हमारे पास है या नहीं है। पहला कह रहा है कि सर एन कॉमा एन, गलत। दूसरा कह रहा है एन कॉमा एन, गलत। तीसरा कह रहा है एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बात सबको समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, बोलिए sir. एवरीबॉडी, प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। Yes, sir. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट
इज नॉट करेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलती हो जाती है कि हम सेंटेंस को करेक्ट समझ लेते हैं और क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा होता है, तो हमें ये बताना है इनमें से सेंटेंस कौन सा गलत है। पहला क्वेश्चन है कि सर प्राइमरी अमीन शोज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्राइमरी अमीन मतलब नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है सर। हाँ सर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, यानी कि ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सेकेंडरी अमीन शोज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंडरी अमीन मतलब बेटा क्या? नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, यानी कि ये भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे सकता है। थर्ड क्या कह रहा है ऑप्शन? टर्शरी अमीन शोज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता। एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। लेकिन ठीक है, ऑप्शन डी भी एक बार पढ़ते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि सर अमीन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दोज ऑफ अल्कोहल ऑफ एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट गलत कौन सा है? स्टेटमेंट गलत कौन सा है बेटा? सी वाला गलत है, क्योंकि टर्शरी अमीन इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। ये बात सबको क्लियर हो रही है? प्लीज Yes, sir. कंफर्म। कितने लोगों का सी ऑप्शन था? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने सी ऑप्शन को टिक किया? आदित्य गौतम, ओके। शौर्य, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। उज्जवल, वेरी गुड। चलिए, स्टूडेंट्स बहुत कम है, 1/3 स्टूडेंट हैं, बट कोई नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम क्लास आज प्रोसीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर पीकेबी और केबी के बारे में, ठीक है, इस कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से कहा भी था कि सर वो बेसिसिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देना, केबी और केबी का। इसका आंसर मैं अभी नहीं दे रहा, पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं कि ये कंसेप्ट क्या कहता है। देखिए सर, पीकेबी इज इक्वल्स टू द, माइनस हटा देता हूँ, 1/kb। अभी इतना ध्यान रखिए सर, जो पीकेबी होता है उसका जो फॉर्मूला होगा वो log 1/kb होगा। और जो केबी है बेटा, वो आप ये समझ लीजिए, इट डिनोट्स द बेसिसिटी। मतलब एक आसान भाषा में समझ लीजिए, कहने को इसका मतलब बेसिसिटी नहीं होता, लेकिन 12th क्लास में आपका काम चल जाएगा। कंसेप्ट इसका इक्विलिब्रियम में छुपा हुआ है क्लास 11th में। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जिसकी भी केबी की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस भी कंपाउंड की केबी की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। गॉट इट? जिस भी कंपाउंड की केबी की वैल्यू ज्यादा होती है, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैंने कहा जिसकी केबी की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब है उसकी पीकेबी की वैल्यू क्या होगी? कम। तो यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन लाइन क्या निकल कर आई कि सर केबी अगर हाई है, तो मैं कह सकता हूं पीकेबी क्या है? लो। तो बेसिसिटी हाई है। तो बेसिसिटी हाई है। याद रखना, अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। अभी मैंने अमोनिया, अमीन, इनके बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, अभी सिर्फ वी आर डीलिंग विद द कंसेप्ट। अभी मैं और भी आपको कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूँ। और जिसकी केबी की वैल्यू क्या होगी? लो। तो अंडरस्टूड है, उसकी पीकेबी की वैल्यू क्या होगी बेटा? हाई होगी। तो ऐसे केसेस में बेसिसिटी क्या होती है? कम होती है। अब किसी बच्चे ने मेरे से ये पूछ लिया कि सर मेरा क्वेश्चन अगर एसिडिटी के लिए आया होगा, तो बेटा जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी उसकी एसिडिटी कम होगी, तो आप इसको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सर जिसके पास, अब हमें हमें कैसे पता चलेगा कि सर किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो अब बात करते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। याद रखना, जो प्लस आई इफेक्ट वाले लोग होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस आई इफेक्ट? मतलब जिन केसेस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, जिन केसेस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, उनकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। जिन केसेस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, उनकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। ये बात आप लोग समझ लीजिए सर। तो अब एक एक करके इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है सर। पीकेबी ऑफ अमोनिया इज मोर देन दैट ऑफ मिथेनामाइन। देखो सर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। पीकेबी ऑफ अमोनिया, मीथेनामाइन का क्या स्ट्रक्चर है? ये हो गया आपका मीथेनामाइन, और अमोनिया है ये। पीकेबी जिसका ज्यादा होगा, उसकी बेसिसिटी कम होगी। पीकेबी जिसका ज्यादा होगा, उसकी बेसिसिटी कम होगी, ये बात फैक्ट है। देखो, इसके पास अपने खुद के एक लोन पेयर है, मीथेनामाइन में अपने खुद के एक लोन पेयर भी है,
और साथ में कौन जुड़ा हुआ है, CH3 भी जुड़ा है। CH3 भी आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। देखो रिलेट करना सीखो, इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। इसकी अगर बेसिसिटी ज्यादा होगी तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी सर, कम होगी। और जिसकी बेसिसिटी कम होती है उसकी पीकेबी की वैल्यू ज्यादा होती है, हाँ या ना। जिसकी बेसिसिटी कम होती है उसकी पीकेबी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो हमसे क्या कह रहा है, अमोनिया की पीकेबी की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू मीथेनामाइन। बात तो सही कह रहा है, हो सकती है सर, क्योंकि मीथेनामाइन क्या होता है आपका, ज्यादा बेसिक है। आगे बढ़िए, कह रहा है द केबी ऑफ अमोनिया इज मोर देन दैट ऑफ मीथेनामाइन। नहीं सर, केबी ऑफ अमोनिया, क्योंकि केबी की वैल्यू तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी है, बट हम जानते हैं अमोनिया की बेसिसिटी मीथेनामाइन से क्या है बेटा, कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन है सी, द पीकेबी ऑफ अमोनिया इज मोर देन दैट ऑफ एनालीन। देखो, पीकेबी ऑफ अमोनिया इज मोर देन दैट ऑफ क्या बेटा, एनालीन। इसका मतलब क्या है कि सर अमोनिया लेस बेसिक है एनालीन से। अमोनिया लेस बेसिक है किससे बेटा, एनालीन से। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है द पीकेबी ऑफ अमोनिया इज लेस देन दैट ऑफ मीथेनामाइन। देखो ऑप्शन डी तो नहीं होगा आपका, क्योंकि जिसकी पीकेबी की वैल्यू कम होती है उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। तो कौन बताएगा इसका आंसर भाई मुझे। सर ए। ऑप्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैंने आपको हिंट दे दी है, अब मुझे कौन इसका आंसर बताएगा। मैं वेट कर रहा हूँ सर, आदित्य 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 सक्सेना, सब लोगों से वेट कर रहा हूँ, कौन मुझे इसका आंसर बताने वाला है, कौन बताने वाला है, कौन बताने वाला है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पहला बच्चा आया है ऑप्शन बी। और कोई, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तो मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब तो भाई कोई आंसर बता दो इसका। अभी अभी मैंने बताया, देखो सर रिलेट कैसे करना है। हम एक बात जानते हैं, जिसके पास एल्काइल ग्रुप होगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। अमोनिया के पास सिर्फ और सिर्फ तीनों ही हाइड्रोजन है, कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो उसके पास कोई भी अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने का कोई भी लोग नहीं है। देखो NH3 ये है सर, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ। मीथेनामाइन में एक जुड़ा हुआ है, दैट इज CH3, तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है उसकी केबी की वैल्यू ज्यादा होती है, पीकेबी की वैल्यू कम होती है। तो मतलब आप ये समझिए कि सर जिसकी पीकेवी की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी बेसिसिटी कम होगी, राइट। तो आपसे पहले वाले में ध्यान से देखो, कह रहा है अमोनिया की पीकेवी की वैल्यू ज्यादा है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है अमोनिया की बेसिसिटी कम है। किससे, मीथेनामाइन से। तो भैया मैं बता तो रहा हूं बार बार कि मीथेनामाइन से अमोनिया की बेसिसिटी कम है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। प्लीज इस बात को रिलेट करिए। गॉट इट, बोलो यस यार, सर। दिस पॉइंट इज यस क्लियर। सर। बाकी के स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म करिए, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मजा यस नहीं सर। आएगा, मजा नहीं आएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर अग्रवाल इज सेइंग यस यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अथर्व एक बच्चा है, अथर्व हीटेड अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमीन, दैट इज वी हैव अ प्राइमरी अमीन। इसने कोई मेंशन नहीं किया है कि ये एलिफेटिक है एरोमेटिक है, चलो ठीक है आगे प्रोसीड करते हैं। अथर्व हीटेड अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमीन एंड क्लोरोफॉर्म विद इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है सर, और ये तो इजी रिएक्शन है। कह रहा है मेरे पास एक अमीन है, प्राइमरी अमीन है, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी सर, क्लोरोफॉर्म से। किसकी प्रेजेंस में बेटा, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करवा दी। ठीक है, तो कह रहा है आइसोसाइनाइड बना है, ठीक है आइसोसाइनाइड बन गया। फॉलोइंग स्मॉल, जिसमें मैंने आप लोगों को लिखाया होगा अनप्लीजेंट स्मेल, याद है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस स्टेटमेंट, कौन बताएगा सर सर इस ऑप्शन क्वेश्चन ऑप्शन में। डी कार्बल कौन अमाइन बताएगा रिएक्शन। सर, ये कौन सी रिएक्शन है, कौन बताएगा। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, एक बच्चे का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, कौन बताएगा इसका आंसर क्या ऑप्शन है। डी। सिमरा इज सेइंग ऑप्शन डी। ओके सर, तो वी ऑल नो दैट कि सर कार्बाइल अमीन आपसे कहता था, कार्बाइल अमीन रिएक्शन इज द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन इंक्लूडिंग एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो सर आपको याद होगा, जब आपके पास प्राइमरी अमीन होती थी तो वो आपका क्लोरोफॉर्म और एल्कली एल्कोहलिक एल्कली के साथ रिएक्ट करके आइसोसाइनेट बनाता था, जिसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आती थी, और ये रिएक्शन थी कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी बेटा, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। मैं लिख के बता देता हूं,
लाइट सपोज आर NH2, वी हैव अ प्राइमरी अमीन। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी मैंने? क्लोरोफॉर्म से। प्लस क्या बेटा? KOH। तो जो आपका कंपाउंड बन के आएगा वो आएगा NC, दैट इज अनप्लीजेंट स्मेल। और अनप्लीजेंट स्मेल ही आपका सबूत था कि सर जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो अमीन हमें दी गई है वो प्राइमरी अमीन होनी चाहिए। बोलिए यार, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट गाइस? बोलिए, शैल वी मूव फर्दर? ओके, आदित्य सिंह से यस Sir, यस yes, यस, yes. प्रतिका सिंह यस। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, दिस क्वेश्चन इज सेइंग, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं मैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर हमें इसका करेक्ट बेसिक ऑर्डर बताइए अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है सर, आपको एक बात पता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे, यानी कि प्लस आई इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करते हैं। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है तो बेसिसिटी बढ़ती है, ध्यान रखना सर इस बात को। तो सर मेरे को तो आंसर पता चल गया इसका, आप लोग कौन बताएंगे? ऑप्शन ए है सबसे ज्यादा फर्स्ट की है, फिर थर्ड की, फिर सेकंड की। ऑप्शन बी है सबसे ज्यादा सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। ऑप्शन सी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑप्शन डी है सबसे ज्यादा सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। Sir, option A. ऑप्शन बी? C. Option C. Sir, ऑप्शन option सी? A. Sir, option A. ऑप्शन Yes, ए? sir. तुक्का नहीं मारते बेटा, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल नहीं चल रहा है। वी हैव अ लॉजिक इन इट, प्रॉपर लॉजिक है, प्रॉपर कंसेप्ट इसके अंदर हिडन है। प्लीज मुझे आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए सर, Sir, option A. मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपकी बेटा क्या हो गई? एनिलीन। इसके पास जितनी भी अपनी खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो होगी सर, हमें नहीं पता है। लेकिन ये तो आपका कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। इस वाले केस में आपके पास NH2 और नीचे कौन जुड़ा हुआ है? CH3। दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि प्लस आई इफेक्ट है। तो यहाँ पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। तो यानी कि इस फर्स्ट वाले की इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है? डेंसिटी है, यानी कि इसकी विसिसिटी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले में क्या है बेटा? NO2 जुड़ा हुआ है, और NO2 जानते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो और कम होगी, यानी कि थर्ड वाले की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो सेकंड से भी कम है। तो और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस पर है? फर्स्ट वाले पर। तो उसकी सबसे ज्यादा बेसिसिटी होगी, देन सेकंड, देन थर्ड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा है फर्स्ट वाले की, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। कितने लोगों का आंसर ऑप्शन सी था? प्लीज कंफर्म करिए। शानवी, अजय प्रताप, शौर्य प्रताप, अजय प्रताप, सिर्फ 3 बच्चों का। चनक, सोनाक्षी, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा बाकी के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं? शिव, सागर, लावण्या, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बेटा। इस क्लास में कई स्टूडेंट हैं फिर भी आंसर नहीं दे रहे। देव, हर्षिका, लावण्या, कुशल, माधव, नेहा, प्रतिका, शानवी, सागर, उज्जवल। बाकी के स्टूडेंट्स तो अभी भी सर मकर संक्रांति मना रहे हैं, सरकार ने छुट्टी कर दी है, एंजॉय कर रहे हैं सर। 1/3 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, मायने रखता है सर इस क्लास के अंदर। ओनली 1/3 स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस से। चलिए कोई ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास BDC है। सर हमें कैसे पता चला BDC है? आप लोग जानते हैं बेंजीन के ऊपर N2Cl आ जाता है, तो बेटा इसको क्या कहते हैं हम लोग? BDC। BDC की रिएक्शन कह रहा है किससे हो रही है? कॉपर HCl। अरे सर कॉपर, इसका आंसर नहीं Gentlemen. बताने वाला With भाई। betterment. कौन सी रिएक्शन है सर? Sir, आपको याद Gentleman होगा, Nitric आपको reaction याद option होगा, oxide. B. आपको याद होगा, आपको याद होगा। मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ाई थी, B एक गाटरमैन option. पढ़ाई थी, एक सेंडमेयर पढ़ाई थी। आपको याद होगा, एक Option मैंने B. कॉपर आयन की प्रेजेंस में पढ़ाई थी, एक मैंने कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में पढ़ाई थी, याद है? कॉपर Yes, आयन sir. जो था वो कौन था? सैंडमेयर। और कॉपर पाउडर जो था वो कौन था? गाटरमैन। बस अब देखो, यहाँ आप कहेंगे सर हमें कहाँ पता चल रहा है यहाँ पे कॉपर आयन है या कॉपर पाउडर है? देखो यहाँ पर सिर्फ बेटा Cu लिखा है, सिर्फ Cu है। इसका मतलब ये क्या होगा? पाउडर होगा। बोलो यार, कॉपर आयन होता तो CuCl देता, या Cu पॉजिटिव देता, कुछ इस प्रकार आपको कुछ ना कुछ देता वो। लेकिन यहाँ सिर्फ कॉपर पाउडर है। इसका मतलब क्या है? कि सर ऑप्शन बी, क्योंकि गाटरमैन ने कहा था
कि सर बीडीसी जब आप लोगों के कॉपर पाउडर से रिएक्ट करेगा इन द जिसके साथ भी करना चाह रहा है HCl HCN KCN जिनके साथ भी करना चाहता है तो वो कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन का नाम क्या था बेटा? गाटरमैन रिएक्शन था। आपको ये बात सबको समझ में आ रही है? सबको प्लीज कंफर्म एवरीबॉडी। No. Yes, ओके, sir. मैं सिर्फ 1 मिनट में आ रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट में, ठीक है? ओके, डन एवरीबॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रही हो मम्मी? शिवानी देखना क्या हो गया मम्मी के हाथ में। शिवानी जरा देखना, मैं क्लास ले रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है सर। आपसे कह रहा है कि जो अमीनो ग्रुप है दैट इज NH2 ग्रुप, वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है सर। एंड इट स्ट्रांगली एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग। हमें पता है क्योंकि हाईली बेसिक होता है तो एक्टिवेट को स्ट्रांगली एक्टिवेट कर लेता है बेंजीन को। तो आपको याद होगा कि वो सर 2,4,6 हर जगह पर क्या आ जाता था सर? आपके रिएक्शन आ जाती थी, आपको याद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले इस कंसेप्ट को देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देयरफॉर एरोमेटिक अमीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वी ऑल नो दैट, readily, and it is difficult to stop the reaction at the mono substitution stage. ओके 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 ओके, याद आ रहा है सर, एक कंसेप्ट था हमने पढ़ाया था। हाउएवर समटाइम मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बात है। आपसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ। जो अमीनो ग्रुप है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है सर, लेकिन ये बेंजीन को स्ट्रांगली एक्टिवेट कर दिया करता था, मतलब बेंजीन की हर एक पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है। तो और ये क्या कौन सी रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि सर जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो वहां अटैक करते हैं जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो हम लोग जानते हैं बेंजीन के पास एक दो ये सारी पोजीशंस हैं सर। तो वो क्या कर रहा है, हाईली एक्टिवेट कर दिया इसने बेंजीन को, तो यानी कि हर एक पोजीशन पर सामने वाला आकर अटैक हो जाएगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि हमें कभी के बार तो सर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। मोनो का मतलब बेंजीन के पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन हो, लेकिन यहां तो क्या हो गया, पॉली सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो आपसे क्या कह रहा है कि सर इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप एट द मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज। आगे क्या बोल रहा है? हाउएवर समटाइम मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड, कभी कभार हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी चाहिए होते हैं। तो कह रहा है हाउ कैन द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 कैन बी कंट्रोल टू गेट द मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। खत्म हो गया सर। कह रहा है हम कैसे अमीनो ग्रुप की जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी क्लास में मुझे इन ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे ये बता दे कि इस कंसेप्ट को मैंने किस नाम से पढ़ाया है। बस इतना कोई बता दे सर मेरे को, बस पूरी क्लास के अंदर इस कंसेप्ट को मैंने किस नाम से पढ़ाया था, और फिर इस कंसेप्ट के अंदर हम लोग किससे इसकी रिएक्शन कराते थे। प्लीज सभी लोग जल्दी आंसर दीजिए भाई, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक, किसी का भी आंसर नहीं आया। शर्म की बात है सर, बहुत ज्यादा शर्म की बात है। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है क्या? ये भी नहीं बता रहे वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है सर। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को बताने में कि सर इसका आंसर हमने क्या पढ़ाया था? प्रतीक बेटा कहाँ है? प्रतीक इज नो हेयर। शौर्य प्रताप सिंह, कोई ऋषिता, ऋषिता बेटा सो रहे हो क्या इस क्लास के अंदर? किसी का भी आंसर नहीं दे रही हो तुम? शानवी, आंसर नहीं पता क्या पढ़ाया था हमने इसको है? सर इसका प्रोटेक्टिंग टू NH2 ग्रुप हो जाएगा एसिटाइलेशन में बेटा शायद। नाम बताओ, कंसेप्ट का नाम बताइए। सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये बेटा पढ़ा मार लगा था। दूंगा, इलेक्ट्रोफिलिक The सब्स्टिट्यूशन nitration of फालतू बात करी मेरे सामने aniline. तो। इस कंसेप्ट का नाम क्या था? Nitration of aniline.
ये देखिए आए नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन करने के लिए आए हैं। अरे बेटा शर्म करो, इस समय तो आप लोगों को मैंने बोला है नोट सामने रख के पढ़ लो। शर्म नहीं आ रही है बेटा? इसको कहते थे हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ अमीन, जिसमें हम लोग एनिलीन का क्या करवाया करते थे सर? आप लोग एसिटिलेशन करवा दिया करते थे एसिटाइल ग्रुप के साथ। शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को? पता ही नहीं है क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग फिर इस समय तक, जब आपको यही नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है इसके केस के अंदर। क्लास लेने आ रहे हैं सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास रख लीजिए, ये रख लीजिए, वो रख लीजिए, बट आपको भैया ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। मैंने आपसे ऑप्शन तो डिसाइड करने के लिए बोला नहीं है कि आप ऑप्शन डिसाइड करिए। मैंने आपसे कहा है कि इस कंसेप्ट को क्या कहते थे हम लोग, इस टॉपिक का नाम क्या था, प्रोटेक्शन करके मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें अमीनो ग्रुप क्या करता था, बेंजीन को हाईली एक्टिवेट कर दिया करता था, जिससे क्या होता था, इलेक्ट्रोफिलिक जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन की हर एक पोजीशन पर जाकर अटैक कर रहा था। लेकिन साफ साफ कह रहा है अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि इसका जो एक्टिवेशन इफेक्ट है उसको कम कर देगा। और किसके साथ होती थी ये? एसिटाइल ग्रुप के साथ। तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, बस मुंह उठा के आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ। इससे अच्छा सोते रहते। इस तरीके से हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी थी। तो पहले आपका ये बन के आता था, तब हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया करते थे। तो क्या कह रहा है? प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप बाय द एसिटिलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। फालतू बातें कर रहे हैं सर, नाइट्रेशन है, वो कह रही है कि सर ऑर्थो पैरा पर है, पता नहीं क्या फालतू बातें कर रहे हैं आप लोग। और इस क्लास में और बच्चे प्रेजेंट नहीं है क्या? क्यों रिशिता, आर यू देयर? आपने रिशिता ये तनेजा, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन में Yes, पढ़ाया था। sir. तो बेटा आपको आंसर नहीं पता इसका रिशिता? इतना इजी टॉपिक है, बोर्ड का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम आप कुछ पता शांत है बैठी हो सर, उसका। पता है सर। शानिया, आपको नहीं पता बेटा इसका आंसर? शिव, शिमरा खान, उज्जवल, विकास त्यागी, आप लोग कर क्या रहे हैं? पहले ही इतने कम बच्चे हैं और कम हो गए हैं, आप लोग भी छोड़ के चले जाइए सर। इसको नॉर्मली रिकॉर्ड करके हम लोग अपलोड कर देंगे सर, वहां से आराम से देखिए। भाई लाइव क्लासेस में अगर आप लोग बैठे हैं, पहले ही 1/3 बच्चे हैं सर, सोचिए 30 बच्चे बैठे हैं सिर्फ इस क्लास के अंदर ऑफलाइन। जिद कर रखिए कि सर हमारी क्लास ले लीजिए। बच्चे मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, 12th क्लास का बोर्ड का पेपर आ रहा है, सर हमें अमीन समझा दीजिए, हमें क्वेश्चंस करवा दीजिए उसके। अरे जागना चाह नहीं रहे हैं आप लोग तो टीचर कितना एफर्ट लगाए आप लोगों के साथ? फिर तो यूट्यूब वगैरह पर टीचर अपना शूट करे डाले, जिसको पढ़ना है वो पढ़े। आपके साथ हम लाइव क्लासेस भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, अलग से ऑफलाइन भी आपके साथ कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा भी तो दे रहे हैं। पढ़ के तो रखो यार एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आपके साथ एक रिएक्शन हो रही है, ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई के ए और बी क्या है। तो ए की रिएक्शन आपने H2 ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम, यानी कि सर ये तो रिडक्शन हो रहा है, साफ साफ बात है, और NH2 बनना है, तो आपको पता होगा कि ये बताइए कि ये जिस कंपाउंड से ये बना है वो ए क्या है। तो देखो ए कह रहा है यहाँ नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन। तो नॉर्मल सी बात है सर, ए तो नाइट्रोबेंजीन है, ये कंफर्म हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि NO2 का रिडक्शन अगर हम करवाते हैं तो वो किसमें होता है सर? NH2 में होता है। ये बात तो कंफर्म हो चुकी है, यानी कि सर ए तो नाइट्रोबेंजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर बी की रिएक्शन हमने Br2 और NaOH के साथ करवा दी है, बी की रिएक्शन हमने Br2 और NaOH के साथ करवा दी है, तो भी हमारा एनिलीन ही बन के आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो Br2 दैट इज कॉल्ड द हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, याद है कुछ? हॉफमैन डिग्रेडेशन Yes, sir. रिएक्शन, तो यानी कि ये अमाइड होना चाहिए, यानी कि ये अमाइड होना चाहिए। तो सर नीचे ऑप्शन बी। देखते हैं बेटा, ऑप्शन बी देखते हैं, मुझे नहीं पता, अभी चेक करते हैं। तो ये अमाइड होना चाहिए, यानी कि CONH2 होना चाहिए, COONH2 होना चाहिए, तो यानी कि ये हो गया बेंजामाइड। ठीक है, बेंजामाइड हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए तो हमारा नाइट्रोबेंजीन है, बी हमारा बेंजामाइड है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिस पॉइंट इज क्लियर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का ऑप्शन बी था? कितने लोगों का ऑप्शन बी था? हाँ सर, अब तो ऑप्शन बी था क्योंकि आपने बता दिया है। अगर आप पूछते तो हम लोगों को नहीं बताते सर। ओके, द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, आपकी कॉपी में हाइलाइटेड लाइन है, कौन बताएगा? हाइलाइटेड लाइन है सर आपकी कॉपी में, कौन सर बताएगा? ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी।
Option B, we all know Option that Gabriel B. Thalamite reaction is B. used to The prepare option B. pure aliphatic primary amine. Used to prepare pure aliphatic primary amine. तो pure primary aliphatic amine. तो option B is the correct one. Next question कह रहा है सर हिंसबर्ग रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हिंसबर्ग रिएजेंट इनमें से कौन सा है? फिनाइल आइसोसाइनेट, फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. आप लोग सर कॉपी में ऑप्शन सी. आप लोग सर अपनी ऑप्शन कॉपी में सी. बेटा सुन लीजिए, कॉपी में जाइए, चेक करिए, फिर आंसर मुझे सी. दीजिए. कॉपी में जाइए, चेक कर लीजिए. देखना सर, आपकी कॉपी में एक पॉइंट लिखवाया होगा, नाउ आर डेज इट इज रिप्लेस्ड बाय. आज के समय पर इसको रिप्लेस कर दिया गया है. ध्यान से देखना वो पॉइंट कौन सा है. बी वाला. याद है तो वहां लिखा होगा, मैंने आपकी कॉपी में लिखवाया होगा, नाउ अडेज इट इज रिप्लेस्ड बाय द पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड. याद है? इसमें बेंजीन लगाना थोड़ा सा भूल गया हूं मैं, मतलब टोल्यूइन आ गया तो फिर बात तो एक ही है. ओहो, थोड़ा सा गलती हो गई. आपकी कॉपी में मैंने इस तरीके से लिखवाया होगा, अगर आपको याद हो तो. याद है ये बात सबको? दिस इज पैराटोल्यूइन यस सल्फोनिक सर. एसिड. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. कितने लोगों का ऑप्शन बी है सर? ऑप्शन बी. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओहो, असर्शन रीजन आ गए अब आपके. असर्शन रीजन आ गए सर आपके अब. तो कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन. ठीक है सर. और ऑप्शन ए रहेगा. ऑप्शन ए रहेगा आपका, जिसमें ए और आर मतलब असर्शन रीजन दोनों ही सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी रहने वाला है दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है यानी कि रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट ए का. ऑप्शन सी है ए सही है, आर गलत है. ऑप्शन डी रहेगा ए गलत है, आर सही है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. कौन आंसर दे रहा है सर इसका मुझे? इसका आंसर कौन देने वाला है? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे कौन देने वाला है? A and R are true and R is correct reason. ऑप्शन बताओ बेटा. ऑप्शन ए, डी. बी, सी. Option A. ऑप्शन ए. ए. A. ओके ओके ओके. Option कह A. रहा है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन सिंथेसिस. बिल्कुल सही बात है. जस्ट मैंने अभी अभी आपको गैब्रियल के बारे में बताया. तो जस्ट अभी अभी मैंने आपको किसके बारे में बताया बेटा? गैब्रियल के बारे में Option बताया. C. सुन लीजिए, अभी अभी जस्ट मैंने आपको गैब्रियल के बारे में बताया. तो गैब्रियल आपका प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन क्या करता था सर? प्रिपेयर करता था. ठीक है सर. आर कह रहा है अराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनायन फॉर्म्ड बाय द थैलेमाइड. बेटा मुझे एक बात बताओ, जब एरोमेटिक अमीन गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन देता ही नहीं है, तो वो कहां से सर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देने लग गया सर? इसका मतलब ये है असर्शन आपका क्या है? सही है. और रीजन आपका क्या है बेटा? गलत है. अरे, उसने कहा है ना अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनायन. अरे बेटा बोलो. Yes, sir. यस Yes, सर. sir. तो सर असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए प्लीज. ये 30 अमीन नहीं है, ये इसको प्लीज करेक्ट कर लेना. दिस इज 3 डिग्री अमीन. ठीक है, उसको थोड़ा सा पढ़ लो. पढ़िए सर. असर्शन कह रहा है अमंग आइसोमेरिक अमीन्स टर्शरी अमीन बी हैव द वाला. लोएस्ट सर बॉइलिंग ए. पॉइंट. ठीक है सर. ए वाला. हाँ देखते हैं अभी. सर ए. रीजन रीजन कह रहा है टर्शरी अमीन ये डू नॉट हैव. option हाँ है. ए. सही है सर. तो इसके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा. यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा इसका. इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट ए. वेरी गुड, वेरी गुड देव. अरे अच्छा, और भी हैं. इसका बताइए भाई. ये आपका मैं क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया हूँ. इसका बताइए चलिए. अशरसन कह रहा है एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया. हाँ ठीक है, एलिफेटिक अमीन्स के पास कि एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं, तो बी. उसकी बेसिसिटी तो बढ़ेगी. एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर बेसिस देन अमोनिया. हाँ, यानी कि Option D. सर ऑप्शन बी. बेटा देखो, सर बी. आप तुक्का मत मारिए. असर्शन रीजन में सबसे ज्यादा गलती होती है. आप पहले ये देखिए असर्शन क्या सही है अपने आप में.
एलिफेटिक अमीन की बेसिसिटी ज्यादा होती है तो वो Yes, sir. स्ट्रॉन्गर बेस होंगे अमोनिया से, यानी कि असर्शन इज करेक्ट। असर्शन इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी तो कैसे भी नहीं हो सकता सर। अब कह रहा रीजन, ऑप्शन एरोमेटिक बी, अमीन्स आर वीकर बेस देन बी अमोनिया। ऑप्शन। बेटा सुन लो, एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर देन अमोनिया। तो एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं वो तो वीकर ही होते हैं अमोनिया से, क्योंकि वो फिनाइल ग्रुप जो है वो खुद उल्टा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करेगा। इसका मतलब है रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन असर्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा बेटा इसका? बी। कितने लोगों का आंसर यही आ रहा है सर? एक मिनट जरा रुकिए, है ना, एक दूध वाले भैया आ गए, मैं जरा दूध लेके आ जाता हूँ, एक मिनट आप रुक जाइए। दूध वाले आए होंगे, आ गए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, क्या कह रहा है। ओके 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 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है सर, ये है, पढ़िए सर इसको। असर्शन क्या कह रहा है? वेरी हाई अमाउंट ऑफ HCl, very high amount of HCl is required in the reduction of nitro compound, in the reduction of nitro compound। शिवानी दूध ले आओ प्लीज। तो very high amount of HCl is required in the reduction of nitro compound with iron scrap। okay, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है सर, ठीक है, दैट्स फाइन। यानी कि आपसे जी कह रहा होगा। है कि सर नाइट्रो कंपाउंड है मेरे पास, इसको तो हटा देता हूं मैं, कोई भी नॉर्मली एक नाइट्रो कंपाउंड ले लेता हूं। तो आपको पता है ये रिडक्शन करने की कह रहा है सर, FeHCl, ठीक है सर, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, हाँ, हाई अमाउंट ऑफ HCl, ठीक है सर। रीजन क्या कह रहा है? FeCl2 फॉर्म गेट हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन। FeCl2 formed gets hydrolyzed to release the HCl during the reaction। अच्छा 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 अच्छा, बात तो सही कह रहा है, ये रीजन ज्यादा सही लग रहा है मेरे को इसका, रीजन ज्यादा सही लग रहा है। नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए तो लो अमाउंट ऑफ HCl मैं, लगता है। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ, यानी कि FeCl2 तो बनता है और हाइड्रोलाइज होता है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। मुद्दा आ रहा है यहाँ पर हमें HCl हाई अमाउंट चाहिए होगा या लो अमाउंट चाहिए होगा। जहां तक मुझे आइडिया है रिशिता, यू आर राइट, कि लो अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो लो अमाउंट ही हमें चाहिए होगा, तो यानी कि असर्शन हमारा क्या है बेटा इसमें? गलत है। असर्शन क्या है हमारा सर इसमें? गलत है। और जो वो है, रीजन है, रीजन सही है। और assertion भी सही है।
नहीं बेटा, असर्शन सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने आपको बोला था कि लो अमाउंट ऑफ HCl, मतलब जनरली ये अंडरस्टूड वाली बात है। जब क्लास 11th में हम लोग इनका वो पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो वहां बोला जाता है कि बहुत कम अमाउंट में हमें ये चाहिए होता है। आप लोग कितना डालते हैं सर? एक ड्रॉप, ज्यादा से ज्यादा एक या दो ड्रॉप ही तो हम एसिड्स का यूज करते हैं रिड्यूस करने के लिए। तो यानी कि हाई अमाउंट नहीं होगा बेटा, इसका आंसर होगा लेस अमाउंट। लेस अमाउंट। तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। असर्शन रॉन्ग है, रीजन आपका बेटा क्या है? करेक्ट है। यानी कि एक बात आपको क्लियर हो गई, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। कितने लोगों का ऑप्शन डी है बेटा इस क्लास में? कितने लोगों ने ऑप्शन डी को टिक किया है? शानवी, ओनली वन स्टूडेंट। राधिका दुबे इज ऑल्सो वन। नेहा त्रिवेदी, ओके। तो इसका आंसर बेटा जो आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि लो अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। और ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि सिर्फ FeCl2 फॉर्म्स which is get hydrolyzed to release the HCl during the reaction। ठीक है सर, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसको बताइए सर। ये तो जस्ट अभी अभी मैंने बताया ही है आपको। कह रहा है एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर 2 गिव 2,4,6। मैंने आपको बताया था स्ट्रांगली एक्टिवेट कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ द हायर बेसिक नेचर। तो रीजन कह रहा है कि सर NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड स्ट्रांगली एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग। आंसर इज और करेक्ट, ऑप्शन ए। रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज द ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब आंसर ए हो जाएगा इसका। कितने लोगों का ऑप्शन ए है भाई इसका? कितने लोगों का ऑप्शन ए है सर इसका? कितने लोगों का है सर? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें IUPAC नेम बताइए इन फॉलोइंग्स का। और फॉलोइंग में क्या क्या है? पहला कह रहा है कि सर अमीन है जो कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ऑफ प्रोपेनामाइड से होगी। प्रोपेनामाइड मतलब क्या हो गया सर? CH3, पहले वाले का बता रहा हूँ। CH3 CH2 CONH2। इसका आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर रहे हैं सर। तो मैंने आपको बताया था हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन में मतलब क्या होता था? आपको याद होगा कि सर एक कार्बन कम हो जाता था, याद है? याद है, डिग्रेडिंग मतलब मैंने आपको बताया था स्टेपिंग डाउन रिएक्शन होती है ये। तो एक कार्बन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो सर क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? फिर तो ये बनेगा। और इसका क्या नाम है? इसका मोनामाइड। नाम है इथेनामाइन। अरे बोलो। चलिए सर, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एसाइलेशन ऑफ एनालीन। कह रहा है एनालीन का असाइलेशन करवा दीजिए भैया, यानी कि NH2 का असाइलेशन करवा दीजिए भैया, दैट इज द प्रोटेक्शन। तो क्या बन जाएगा भैया? COCH3। ये बन जाएगा सर। तो इसको नाम क्या हो जाएगा सर? इसका इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा अगर हम इसको बनाएं? दिस इज दिस COCH3। और नीचे कौन हो गया आपका सर? ये हो गया। तो इसका नाम कौन बताएगा सर मुझे पूरी क्लास के अंदर? NHCOCH3। इसका नाम कौन बताएगा? एनिथॉक्सी। एनिथॉक्सी एंड फिनाइल। क्या बेटा, क्या बनेगा? एनिथॉक्सी एनिलीन। एन इथॉक्सी एनिलीन। देखिए सर, कंसेप्ट समझाता हूं मैं आपको। फिर एन फिनाइल। एन फिनाइल इथेनामाइड। देखिए बेटा, जो एसिटोनालाइड। CONH होता है ये आपका अमाइड ग्रुप है, हाँ या ना? CONH जो है वो आपका अमाइड ग्रुप है, और CO के साथ ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यानी कि कार्बन की चेन तो आपकी ये रहने वाली है। तो यानी कि इथेनामाइड तो हो गया। अब इस N पर कौन लगा हुआ है? आपका ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N फिनाइल इथेनामाइड। दिस पॉइंट इज क्लियर? N फिनाइल इथेनामाइड। बोलिए। अरे आपको मैंने अभी बायोमोलिक्यूल में सर पढ़ाया था CONH लिंकेज, इसको अमाइड लिंकेज पढ़ाया था। तो बेटा ध्यान से देखो, ये जो लिंकेज है ये वाली,
ये अमाइड लिंकेज नहीं है। और सी किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो नॉर्मल सी बात है, हम तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल्स। तो वो हमारा इसके साथ चला गया, दैट इज कॉल्ड द ईथेन। तो इथेनामाइड तो यही हो गया। अब एन से कौन जुड़ा हुआ है, फिनाइल जुड़ा हुआ है, तो एन फिनाइल इथेनामाइड हो गया। बोलो। सबको देखो सर, बच्चे कम होते जा रहे हैं सर। यस अब सर। आप देखिए कि सर बच्चा कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है सर, बच्चा करेगा क्या। मतलब अभी 1 घंटे की भी क्लास नहीं हुई है, बच्चों ने क्लास छोड़ दी सर। इसके पता है कई सारी रीजंस क्या क्या हो सकते हैं सर, रीजंस क्या हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको क्लास बोरिंग लग रही है, प्रॉब्लम ये है उनको आता नहीं है सर। क्यों? एक्चुअल में होता क्या है, जब एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमें बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है ना, तो हम लोग अपने हथियार डाल देते हैं। ठीक है, अब जो होगा वो होगा सर, जो होगा वो होगा, देखा जाएगा सर। और इसी चीज के लिए टीचर आपसे पूरे साल कहता है, प्लीज अभी से पढ़ाई करो। एंड टाइम पर क्या होगा कि सर क्या करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स पढ़ के चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लेंगे, लेकिन जो अभी जो ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं सर हमारा। हर एक बारीकियों से, हर एक टॉपिक से उठा उठा के एक एक क्वेश्चन आ रहा है। और मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चन को समझाते हुए भी चल रहा हूँ, उनके टॉपिक को भी समझाते हुए चल रहा हूँ। अब जितनी भी क्लासेस के अंदर हमारे पास जो न्यू कॉमर्स हैं, वो ऑनलाइन क्लास ले ही नहीं पा रहे, वो नई क्लासेस को ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे साल कुछ नहीं किया है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे रिकमेंड करता हूँ, ऑलवेज ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस, ऑलवेज ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस। आप लोग, मैं किसी भी उसका नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्ड हो रही है ये क्लास। देखिए सर, ऑनलाइन क्लासेस में कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मास प्लेटफॉर्म है, जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। इशू ये है बच्चों की साइड से, टीचर की साइड से नहीं। टीचर अपना 100% दे रहा है, हर प्लेटफॉर्म अपना 100% दे रहा है। इशू है बच्चों की साइड से, वो बच्चे डेडिकेटेड नहीं है सर। वो बच्चे अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बैकलॉग आ जाता है, बैकलॉग आने की वजह से बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अरे यार मैं आज की क्लास कैसे समझूंगा। टीचर गलत नहीं है, कोई भी कोचिंग सेंटर्स गलत नहीं है, यहाँ बच्चों की साइड से इशू है। इसीलिए या तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर कर रहे हैं, तो प्लीज मेंटेन द रेगुलरिटी। उसको ऐसे फील कराइए कि सर ये मेरी ऑफलाइन क्लासेस है, अगर बैकलॉग हो गया है तो रात में खत्म करके ही सोइए। ये वो टाइम है जिसमें आपको सर टीचर जो कहे बस वो कर लीजिए, अपना दिमाग मत चलाइए, क्योंकि आपने पूरे साल कुछ नहीं किया है। प्रॉब्लम ये हो रही है आजकल के बच्चों के साथ, वो प्रेशर टैकल नहीं करना चाहते हैं, वो लोड नहीं लेना चाहते हैं। कोटा में आज भी सुसाइड हो रही है, और वो जेई एडवांस नीट की तैयारी कर रहे हैं सर। क्यों हो रही हैं? उनको लाइफ में इतना बड़ा आगे अचीवमेंट लेना है, इतना प्रेशर टैकल करना है। दे विल बी अ इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, प्रेशर इतना हाई अमाउंट होगा, और ये छोटा सा सर पढ़ाई को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो सर क्या है मतलब, इसका मतलब तो ये है कि सर आप उस लेवल तक बने ही नहीं हो। कोई सिंपैथी नहीं है सर आपके लिए, कि अगर आप ये सोचे कि सिंपैथी दें या कुछ दें। हाँ, रीजन कुछ भी हो सकते हैं। अगर वहां उस बच्चे के साथ कुछ गलत है, वो एक अलग बात है, वो फिर पुलिस का काम है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन सर अगर आप पढ़ने गए हो और अचीव करना चाहते हो, तो सर कोई भी चीज इतनी आसानी तो नहीं मिलेगी, हर्डल तो है सर। तो आपका तो नॉर्मल एक क्लास 12th है, पहला लाइफ का टफ एग्जाम है, पहला लाइफ का टफ एग्जाम है। तो सर इसको तो टैकल करना पड़ेगा, इसको तो टैकल करना पड़ेगा। इसीलिए सर ज्ञान बढ़ाओ। देखिए, कहा जाता है कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो मैं समझता हूँ सर, पूरे दिन में सर सबसे ज्यादा कर्म तो एक रिक्शे वाला करता है, एक लेबर करता है, जो एक ईंटों को उठा के ऊपर से नीचे लेके जा रहा है। उस बेचारे को क्या ही फल मिल रहा है, सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद वो शाम की सिर्फ रोटियों का ही गुजारा कर पाए। ज्ञान बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, समझदार बनो, तभी आपको फल मिलेगा, तभी फल मिलेगा आपको सर। ठीक है? क्योंकि आप भी जानते हैं, जिसके पास नॉलेज है, दिमाग है, वो सीएस आईटी वाला बंदा, वो ऑफिस में बैठकर सर करोड़ों छाप रहा है। और यहाँ एक नॉर्मली जो लेबर है, जिसको वर्कर हम लोग कहते हैं, वो पूरे सुबह से शाम तक मशीन के सामने काला पड़ा जा रहा है सर, आंखें डल होती जा रही हैं। उसको कितना मिल रहा है डेली का वेजेस? 800-900 रुपये मिल रहा है सर। और डेली वेजेस और भी कम होता है सर, जो परमानेंट होते हैं उनके वेजेस तो और भी कम होता है सर। मैंने 800-900 तो ज्यादा बोल दिया सर। तो नॉलेज बढ़ाओ सर, प्रेशर तो टैकल करो, मजे लो इस प्रेशर के सर। हाँ चल, तू भी आ रहा है, तू भी आ जा, चल हम 1 घंटे और पढ़ेंगे सर। मन को ऐसा बना लो कि सर आज फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तो फिजिक्स ही पढ़ो। बोलो भाई तू आज एक चैप्टर खत्म करवा दे फिजिक्स, मैं तेरे को शाम को गोलगप्पे खिलाऊंगा 20 रुपए के। इसको कंट्रोल करो इसे।
ये नहीं हमें कुछ करने देता है। और जिसके हाथ में ये कंट्रोल हो गया ना, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके हाथ में नींद कंट्रोल हो गई, नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, बस वो स्टूडेंट फिर स्टूडेंट जबरदस्त स्टूडेंट बन जाएगा। बस नींद को कंट्रोल कर लो सर आप बस। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ सर, मैं आज भी सिर्फ और सिर्फ सेफर साइड के लिए मैं अलार्म लगाता हूँ। या किसी कारणवश मैं उठ नहीं पाया तो मैं मेरा तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। फॉर सेफर साइड, क्योंकि ऑलवेज टेक अ प्लान बी, तो वो भी हमें थोड़ा ध्यान देके चलना है। बट मेरे को अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी सर, अलार्म की कभी जरूरत नहीं पड़ी। आपने रात में अपना मन से कहा कि मुझे इतने टाइम तक जगा दो, टाइम का तो एक सिर्फ और सिर्फ बहाना होता है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस। वो कुछ नहीं कर रहा है सर, कॉन्फिडेंस है। रात में हम अलार्म लगा के सोते हैं सर कि सुबह 6:30 बजे जगेंगे। सुबह जिंदा रहे नहीं रहे क्या पता सर, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम जागेंगे, अलार्म लगाएंगे। तो यही कॉन्फिडेंस आप अपनी पढ़ाई में भी लेके आइए सर। रात में अलार्म लगाने का कॉन्फिडेंस इतना है ना, आपको पता नहीं है सर 8 घंटे के बाद मैं जागूंगा कि भी नहीं जागूंगा, क्योंकि मैं तो सो रहा हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है 8 घंटे के बाद, फिर मैं अलार्म क्यों लगाऊं। फिर भी आप लगाते हैं सर, फिर भी आप लगाते हैं, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस पता नहीं अभी हमें कितने और बच रहे हैं हमारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बीडीसी की रिएक्शन, बीडीसी की रिएक्शन आपने करवा दी बेटा किसके साथ, फिनॉल के साथ करवा दी है। बीडीसी की रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी बेटा, N2Cl, फिनॉल के साथ करवा दी। ओके, कपलिंग रिएक्शन है सर ये तो। कौन सी रिएक्शन है बेटा, कपलिंग रिएक्शन है, निकाल दो, एजो डाई बन जाएगा। याद है सबको, याद है क्या, ऐसे बनाया करता था मैं इसको, कहता था ऑरेंज या फिर येलो कलर। अगर फिनॉल के साथ हो रही है तो येलो डाई होगी या ऑरेंज डाई होगा, कौन बताएगा, येलो डाई या ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई होगी सर। ऑरेंज डाई होगी, यानी कि सर ये एक ऑरेंज एजो डाई कंपाउंड है। आपसे बस मेन प्रोडक्ट पूछा, ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। बाई प्रोडक्ट कौन होगा सर इसमें, HCl। नेक्स्ट कह रहा है आपसे बीडीसी की रिएक्शन S3PO2H2O। अरे सर ये तो बेंजीन है सर, याद है ये रिएक्शन मैंने आपको अलग से लिखवाई हुई है, याद है, आपकी कॉपी में मैंने अलग से लिखवाई थी ये, अलग से लिखवाई है सर। याद रखना, ये मत सोचना कि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मैंने कॉपी में है, ये सिर्फ आपके रैंडम कोई भी क्वेश्चन चूज करके मैंने बना दिए हैं, और मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मुझे भी कई क्वेश्चंस में आंसर देने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है सर। बट ये आपको रिएक्शन होगी, मैंने आपको कन्वर्जन लिखाया था कि अगर आपको बीडीसी से बेंजीन चाहिए तो आप रिएक्शन किसके साथ करा देना, S3PO2 प्लस H2O के साथ करा देना। ओके, अब आए थोड़े से खतरनाक क्वेश्चन सर, बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में। कह रहा है एक कंपाउंड है मेरे पास A, ऑन ट्रीटमेंट विद द एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म कंपाउंड B। ओके, और बी को आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया है किसके साथ बेटा, Br2 और KOH के साथ। ओके, ठीक है, हिंट मिल गई सर मुझे। बी जो कुछ भी होगा, बी जो कुछ भी होगा उसकी रिएक्शन आपने Br2 और KOH के साथ करा दी, यानी कि सर बी आपका कौन रहने वाला है, अमाइड रहने वाला है। क्योंकि अमाइड की रिएक्शन ही Br2 KOH के साथ होती थी तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन आता था, तो सी बनेगा। सी जो भी बनेगा वो अमीन होगा, सी जो भी बनेगा वो क्या होगा, अमीन होगा। और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है। अरे सर, सी जो भी होगा वो अमीन बनेगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो ये तो हो गया सर, सी तो मेरा NH2 हो गया। और ये किससे बना होगा, अमाइड से बना होगा, तो अमाइड कौन हो सकता है सर आपका, ये होगा बेंजोनामाइड, ये कंपाउंड बी हो गया। भाई सी जो बना होगा उसका हॉफमैन डिग्रेडेशन हो रहा है बी से। ठीक है, फिर कह रहा है जो बी बना है वो कंपाउंड ए का एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया। अरे सर ये तो कार्बोक्सिलिक में पहुंचा दिया आपने, ये तो कार्बोक्सिलिक में पहुंचा दिया। आपको अगर याद हो, याद हो, एक्वस अमोनिया के साथ आप रिएक्शन कराते थे तो आपका ये बन के आता था पहले, याद है। फिर आप इसको हीट करते थे, तो हीट करते थे तो यहाँ से क्या निकल जाता था सर, सॉरी मैं यहाँ पे एक O और आएगा, तो यहाँ से O निकलता था, 2 हाइड्रोजन निकलते थे तो अमाइड आता था, यानी कि ए कंपाउंड कौन है आपका, बेंजोइक एसिड। कितने लोगों को समझ में आ गया। ये वाली रिएक्शन जो स्टार्टिंग करी है, ये वाली रिएक्शन आपकी बेंजोइक में लिखवाई है मैंने, ध्यान से देख लेना, बेंजोइक वाले चैप्टर में लिखवाई है, आप लोग देख लेना। बेंजोइक की रिएक्शन आपने सर करवाई होगी अमोनिया, अमोनोलिसिस मैंने ऐसे करके करवाया होगा, एक्वस अमोनोलिसिस करके। आगे बढ़े, बोलिए।
ए आपका हो गया बेंजोइक एसिड, बी आपका हो गया बेंजोनामाइड, सी आपका हो गया एनिलीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताने वाला है? कह रहा है कंपाउंड ए जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, उसकी रिएक्शन आपने Br2NaOH के साथ करवा दी, उसने बी दिया। बी गिव्स अ फाउल स्मेल, बी गिव्स अ फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। ठीक है सर, स्मेलिंग सब्सटेंस आ गया तो याद रखना वो आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड बनाने के लिए आपको एनिलीन चाहिए होगा, और कह रहा है Br2NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है, यानी कि जो ए कंपाउंड है वो आपका कौन है? अमाइड है। खत्म हो गया सर, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी सा है, इजी सा, इजी सा। Sir, A is benzamide, B is aniline, and C is phenyl isocyanide. गुड 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 गुड। तो ए तो आपका हो गया बेंजानामाइड, उसकी रिएक्शन आपने Br2 वगैरह से करवा दी, तो ये आपका हो गया एनिलीन। फिर आपने एनिलीन किससे करवा दिया सर? CH3, तो कार्बाइल रिएक्शन करवा दिया आपने यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा बेटा ऊपर NC, दैट इज फिनाइल आइसोसाइनाइड, दिस इज C। कह रहा है बी की रिएक्शन आपने सर NaNO2 के साथ करवा दी 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां से आपका क्या बनेगा? BDC, ये आपका हो गया BDC, डी कंपाउंड हो गया। वो कह रहा है और उसकी एल्काइल फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाई है। अरे सर ये तो अभी अभी करवाया था, BDC की रिएक्शन आपने फिनॉल से करवाई थी, तो एक डाई बन के आई थी। बोलो, डाई बन के आया था। अरे बोलो यार। तो डाई Yes, बना sir. था सर, अभी अभी तो मैंने बनाया था ऐसे ऐसे करके। ठीक है सर, ये हो गया आपका सर, कंपाउंड हो गया सर आपका। दिस इज ऑप्शन डी। वेरी अच्छा क्वेश्चन सर, वेरी अच्छा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर कवर कर लिया सर इसने। अरे ये सबको समझ में आ गया? ओके। ओके, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कौन बताएगा इसका आंसर? कौन बताएगा? अच्छा क्वेश्चन लग रहा है यार ये तो मेरे को। Sir, A is benzamide, B is benzonitrile, C बेटा is पहले सॉल्व benzoic कर ले acid. कौशाम्बी, कौशाम्बी सॉल्व भी कर ले बेटा, सॉल्व कर ले सर बेटा। साथ में सॉल्व कर लिया। कर लिया, वेरी गुड। हाँ। और कंपाउंड सर E is कंपाउंड benzyl alcohol. ए बेंजाइल अल्कोहल है। नहीं सर, E benzyl alcohol है, A benzaamide है। हम्म, चलो बहुत अच्छी बात है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया, तुमने पूरा आंसर दे दिया। सर ये मेरी उसमें था, सैंपल किसमें? पेपर में। ओके, सैंपल तभी पेपर आंसर में। दे दिया, वेरी गुड। तो कह रहा है ए कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और उसकी रिएक्शन आपने P2O5 के साथ करवा दी, जिसने ये दे दिया है सर आपको, है ना? अच्छा, C7H5 बन रहा है। C7H5, ओके, ठीक है सर, देखते हैं। दिस इज CuNH2, और इसका आपने कह दिया P2O5 के साथ रिएक्शन करा दी, दिस इज कंपाउंड ए दैट इज कॉल्ड द बेंजामाइड। P2O5 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये नॉर्मली आपका CN बना देगा। आपको याद है, पानी निकल जाता था, CN बनाएगा ये। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, सही है सही है। तो ये फिनाइल साइनाइड बन गया। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी सर? हाइड्रोलिसिस करवा दिया। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है सर, हमें कैसे पता चल रहा है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है? उसने बोला है एसिड बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? COOH। याद है आपको, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पर आपका क्या बनता था? बेंजोइक एसिड, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बनता था? अमाइड। फिर कह रहा है बी का आपने रिडक्शन करवाया है सर, सोडियम, और इसके केस में गिव्स, बी का आप अगर रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका? एनिलीन बन जाएगा, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, तो CH2NH2, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल
अमीन। और ये हो गया आपका कंपाउंड डी। फिर कह रहा है बेसिक कंपाउंड डी की रिएक्शन आपने Na NO2 के साथ करवाई एंड HCl इन्वॉल्विंग दिस, तो ये तो अल्कोहल बन गया। फिर ये आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल। एक सेकंड यार, एक सेकंड, कुछ गलती तो नहीं करी हमने? डी तक तो ठीक किया है। बी का रिडक्शन मैंने सोडियम मेंडियस रिएक्शन करवाई है, तो इसने कहा है C7H9 बनेगा। हाँ तो ठीक है सर, यहाँ तक तो ओके चल रहा है सब, बेंजाइल अमीन बन गया। फिर कह रहा है अब बेसिक कंपाउंड डी ऑन ट्रीटमेंट विद, बेसिक कंपाउंड डी ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2 एंड HCl evolve the N2 forming E, forming E। ओके 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 ओके। तो N2Cl बनेगा, N2Cl फिर से टूट जाता था। तो तो C7 दैट इज कॉल्ड दिस, 5 और 2 7, तो बेंजाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है, ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया, दिस इज कॉल्ड E। कह रहा है दिस इज एन ऑक्सीडेशन, दिस ऑन ऑक्सीडेशन गिव C है। और इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा दूंगा तो C बनेगा। हाँ सही है सर, ऑक्सीडेशन आप करवा दो K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो आपका C बन जाएगा। ठीक है सर। C is also formed on heating A with HCl। हाँ, C is also formed on heating A with HCl। A का आप अगर हीट करवा देंगे HCl के साथ तो अभी बन जाएगा। आइडेंटिफाई A to E। तो सर आपका पूरा पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया सर, पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया सर। अब इसमें से कोई बच्चा मुझे बताए, किसी को A B C D E आपको अगर नहीं समझ में आया तो भाई मुझसे पूछ लीजिए यार। अगर आपको A B C D E नहीं समझ में आया तो भाई मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आप एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट क्या करना है, कौन सा करना है बेटा ये बताओ, सब कुछ आपके सामने सर है। बी, क्या? बी, बी वाला। देख बेटा, कंपाउंड ए हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7NO। ठीक है, ये मेरे को नहीं पता, पर कह रहा है उस कंपाउंड की अगर आपने P2O5 के साथ रिएक्शन करवा दी तो उसने C7H5N दिया है। ये भी मुझे नहीं पता चल रहा कि ये क्या है सर, लेकिन उसने बोला है कि बी की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रही है, तो आपको वो C7H6O2 दे रहा है, O2 दे रहा है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आ रहा है। ठीक है सर। लेकिन कह रहा है बी क्या रिडक्शन आपने सोडियम अल्कोहल के साथ प्रेजेंट में कराया। तो याद करो सर, अमाइड की रिएक्शन अगर आप P2O5 की, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो आपको आइसोसाइनेट बना के दे देगा। मतलब ये एक तरह का कह सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मतलब जो P2O5 है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो उसने पानी निकाल दिया, तो देखो CONH2 से वाटर निकल आया, H2O बाहर आ गया, तो CN रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड द फिनाइल साइनेट। अब कह रहा है कि बी की रिएक्शन आपने किससे करा दी, बी की रिएक्शन आपने सर हाइड्रोलिसिस करवा दिया। तो मैंने आपको याद होगा साइनाइड का दो तरीके से हाइड्रोलिसिस करवाया था, एक पार्शियल जिसमें अमाइड बनता था, और एक था कंप्लीट जिसमें एसिड बनता था। तो देखो बेटा, बी को मैंने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पर बेंजोइक एसिड बन गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि सर बी की आपने रिडक्शन करवाई है मेंडियस रिएक्शन, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल जो होता है उसे मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। तो आपका जो बन के आ रहा है वो C7H9N बन के आ रहा है, यानी कि एनिलीन बन के आ रहा है, वो सॉरी बेंजाइल अमीन बन के आ रहा है। उस कंपाउंड टी का ट्रीटमेंट आपने NaNO2 NHCl के साथ करवाया, इवॉल्विंग द N2 फॉर्मिंग C7H8O। मतलब आपसे कह रहा है तो अल्कोहल बन के आ रहा है। तो सर आपको पता है कि जब मैं NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो आपका सर BDC बनता है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर की कोई बात नहीं हुई है, तो वो फर्दर टूटकर किस में ही टूटेगा, एल्कोहल में ही टूटेगा। तो हमारा बेंजाइल अल्कोहल आ गया सर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दिस ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स C। बेंजाइल अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। तो बात तो बिल्कुल सही है। फिर इसने एक और हिंट दी है, C इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑन हीटिंग A विद HCl। सर बेंजामाइड की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करवा देता हूं तो भी मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन के आता है, ये मैंने आपको लिखवाया है। तो यानी कि ए आपका बेंजामाइड है, बी आपका फिनाइल साइनाइड है, सी आपका बेंजोइक एसिड है, डी आपका बेंजाइल अमीन है, ई आपका बेंजाइल अल्कोहल है। अब बताइए सर, किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो, अरे बोलो यार। सर नहीं बोलेंगे क्या? क्या कह रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे? बोल दो भाई, प्लीज बोल दो।
कोई डाउट नहीं है। सब ओके है, बिल्कुल ओके। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे अभी खत्म ही नहीं हो रही है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंपाउंड एक्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7NO है। देखो यार, ये तो सेम टाइप ही मुझे क्वेश्चन लग रहा है। आई थिंक सेम टाइप मुझे क्वेश्चन लग रहा है सर। हो जाएगा इसका। आप लोग ट्राई करिए जरा, आप लोग जरा ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। लमाइन। ए प्रोपेनामाइन है, प्रोपेनामाइड है, और जो इथाइलामाइन, इथाइलामाइन वाई। प्रोपेनामाइड। सर ए तो क्लोरोइथ और सर इसमें आइसोसाइनाइड बनेगा ना? ओके सर। यस सर।
sir. Thanks, sir. And No, sir. really
Because of basic nature of amines. हाँ तो वो ऐसे लिखवाया हुआ है। यस सर। नहीं, आपने यही लिखवाया है कि वो प्रोटोनेट हो जाता है। डेंसिटी ऑफ अल्कोहल ज्यादा होती है ना, हेवियर होते हैं, तो मिसेबल नहीं होंगे।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. न्यूट्रल करवाने के लिए हमें कौन चाहिए होगा सर? बेस चाहिए होगा। तो तभी ये रिएक्शन क्या होगी सर? आगे प्रोसीड होगी। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? बोलिए, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? Sir. ओके, Yes, सो sir. दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा, और भी रिएक्शन क्वेश्चन है क्या? नो सर, दी यही क्वेश्चन है आपके सिर्फ आज के लिए सर। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आएंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आएंगे। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय योर डे। शाम को मिलेंगे आपसे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। अमीन्स तैयारी के साथ आइए सर, डरने की जरूरत नहीं है। आशीष सर आपके साथ हैं आपके लिए केमिस्ट्री में। ओके, चलिए सर, अपना संडे, मतलब संडे नहीं है आज, मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। To be, sir. थैंक यू बेटा।